So guys, in last session, we have discussed one MCQ based on laws of chemical combination. तो आज की सेशन में क्या करना है? आज की सेशन में हम लोगों को दूसरा एमसीक्यू डिस्कस करना है, यानी कि और एमसीक्यू डिस्कस करने हैं. उसमें से कुछ पीवाईक्यूज है एंड कुछ और एमसीक्यूज है विच आर ओनली रिलेटेड टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एनी ऑफ द लॉ. तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के एमसीक्यू जो है वो स्टार्ट करते हैं. पीवाईक्यू एंड एमसीक्यूज ऑफ या ऑन laws of chemical combination. देखो अब जरा ध्यान से देखो कैसे मैं लिखता हूं. नंबर 1 ही लिखते हैं. आज के सेशन का पहला न्यूमेरिकल है. तो टू सब्सटेंसेस कौन से 1 and 2 ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कहा है. हैव क्या 72.73% and 47.06% of oxygen. Correct. Hence they follow option A, law of multiple proportion. B, law of conservation of mass. और क्या, जरा ध्यान दो. लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन एंड सबको पता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. चलो कोई ट्राई करेगा. इजीएस्ट न्यूमेरिकल है, इजीएस्ट है. कोई ट्राई करता हो तो करे, अदरवाइज हम तो है ही सॉल्व करने के लिए, है ना. चलो ट्राई तो करो गाइस. थोड़ा ही तो करना है. एकदम थोड़ा ट्राई करना है एकदम. चलो सर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी डेफिनेट प्रोपोर्शन. ठीक है. अब देखते हैं कौन कौन क्या क्या आंसर करता है. जरा देखते हैं. डोंट वरी, सब ट्राई करो. देखो पहले गिवन डेटा लिखते जाओ. कंपाउंड 1, उसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन कितना है. ये मोल्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन. कंपाउंड 1 में कार्बन कितना है पता नहीं, ऑक्सीजन कितना है 72.73. तो ऑक्सीजन अगर 72.73 है, कार्बन कितना होगा 100 माइनस 72.73, यानी कि कितना होगा. फटाफट बोलो. 100 में से 72.73 सब्ट्रैक्ट कर दो ना. 27.27 कार्बन आ गया. तो मोल्स ऑफ कार्बन कितने हैं डिवाइडेड बाय 12, यानी कि कितने 2.2725. इतने मोल्स कार्बन के आएंगे. कितने आएंगे 2.2725. इतने मोल्स कार्बन के आएंगे. अब मुझे कैसे पता, 4 बार ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुका हूं मैं.
4 बार ये न्यूमेरिकल, पिछले एक हफ्ते में 4 बार ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुका हूँ, तो ईच एंड एवरी वैल्यू मैं मार्कअप कर चुका हूँ। आप ट्राई करके देख सकते हो। इतना ही आता है। 100 में से 72.73 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 27.27% कार्बन का आ गया, यानी कि 100 ग्राम अगर टोटल मास है तो कार्बन का मास 100 ग्राम माइनस इसका मास 72.73 सब्ट्रैक्ट करके 27.27 इतना मास आएगा किसका, कार्बन का। उस मास को, हर एक कंपाउंड के मास को अगर उसके एटॉमिक वेट ने डिवाइड किया, कंपाउंड में जो एलिमेंट है हर एक एलिमेंट के मास को उस एलिमेंट के एटॉमिक वेट से डिवाइड किया, उस एलिमेंट के मोल्स मिल जाते हैं। यही करके मैंने कार्बन के मोल निकाले, 27.27 डिवाइड बाय 12 ये आया। सबको समझा? सबको समझा? इसको क्या करेंगे, इसको भी सेम तरीके से ट्रीट करेंगे, लेकिन इसको ऑक्सीजन के मास को उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, यानी कि 16 से इसको डिवाइड करो, 16 4 आर 64, 16 6 आर 16 5 आर 80, तो 4 और 5 के बीच में आंसर आना चाहिए। अगर आप इसको डिवाइड करोगे आई गेस आपको आंसर इतना ही मिलेगा, 4.54। तो दोनों के मोल्स मिल गए, कार्बन के भी ऑक्सीजन के भी। समझा कुछ? समझा कुछ? कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? यस सर। गाइस कुछ समझा? संस्कृति, सानिका, वैभवी कुछ समझा? शामवी कुछ समझा? शामवी कुछ समझा? गाइस समझ में आया कि नहीं? सार्थक, कुशल, तनय, करण कुछ समझा? यस सर। करण किधर गया? यस सर। है क्या? शिवते समझा? गौरव कुछ समझा? हर्ष कुछ समझा? यस सर। आर्य कुछ समझा कि नहीं? ओके। स्वस्तिक, तनय, स्वराज यस सर। ओके। तो अब रेशियो कितना आएगा? रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज टू ऑक्सीजन कितना आएगा? 2.27 डिवाइड बाय 4.54, 1:2। कितना आया रेशियो? 1:2। कितना है रेशियो? 1:2। सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू फॉर कंपाउंड 2। जो कंपाउंड सेकंड है उसमें भी ऐसा ही है ना, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कितना मास कार्बन का पता नहीं, ऑक्सीजन का 47.06 है। ऑक्सीजन का अगर 47.06 है तो इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आएगा वो बचेगा कार्बन का 53, 54 बचेगा या 52 बचेगा, 52.94 बचेगा। तो मोल्स निकालो। कैसे? जिसका मास आपके पास आया है उसको उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करो। कितना आया मास? कितना आया मास? मास कितना आया रे? 52.94 किसका? कार्बन का। 47.06 किसका? ऑक्सीजन का। इसके मास को, कार्बन के मास को कार्बन के एटॉमिक वेट से, ऑक्सीजन के मास को ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट से डिवाइड किया। आंसर कितना आएगा? ये मोल्स आएंगे 4.41 एंड इसके मोल्स आएंगे 2.94। तो अगर आप रेशियो लेना चाहो मोल्स का, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन 4.41 अपॉन 2.94, ये 1:1 आता है। अब ये 1:1 फ्रैक्शन है, देयरफॉर होल नंबर क्या आएगा? होल नंबर कन्वर्टिंग इट टू होल नंबर। जब भी रेशियो फ्रैक्शन आता है होल नंबर में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। 1.5:1 है, तो 1.5 इस वैल्यू को कितने फैक्टर से डिवाइड करने के बाद ये होल नंबर में कन्वर्ट हो सकता है। 1.5 को कितने से डिवाइड करूं तो ये होल नंबर में कन्वर्ट हो सकता है? 2 से डिवाइड करूं चलेगा? 1.5 into 2, तो 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेगा। रेशियो में से एक क्वांटिटी को जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे दूसरे को भी उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1.5 into 2 3 आएगा, 1 into 2 2 आएगा। सो ये रेशियो बन जाएगा 3:2। ये होल नंबर रेशियो इस कंपाउंड के लिए, कार्बन एंड ऑक्सीजन का होल नंबर मोल का रेशियो, कार्बन एंड ऑक्सीजन के मोल का होल नंबर रेशियो बन गया 3:2। इस रेशियो में क्या दिखा? फर्स्ट कंपाउंड में कार्बन एंड ऑक्सीजन के मोल का रेशियो 1:2 है। 1:2 एंड 3:2 मल्टीपल है कि नहीं? यस और नो? दिस रेशियो आर मल्टीपल और नॉट? दिस रेशियो आर मल्टीपल और नॉट?
देखो ऑक्सीजन का वेट सेम रह गया, ऑक्सीजन का वेट सेम रह गया, ऑक्सीजन के सेम वेट के साथ कार्बन का अलग अलग मास कंबाइन हो रहा है और रेशियो एक दूसरे के मल्टीपल है, तो इससे कौन सा लॉ जस्टिफाई होता है, इससे कौन सा लॉ जस्टिफाई हो गया, फटाफट बोलो। अब अंदाजा आ गया कि नहीं, इससे कौन सा लॉ जस्टिफाई हो गया, विच लॉ हैज गॉट जस्टिफाइड, अरे भाई कौन सा लॉ जस्टिफाई हो गया, यस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज जस्टिफाइड बाय दिस थिंग। तो लिख दो क्या, रेशियो इज होल नंबर एंड विद सेम मोल्स ऑफ कार्बन, different masses of, with same moles of oxygen, different masses of carbon या different moles of carbon are getting combined. So this law या this data illustrates law of multiple proportion. समझा, समझा सबको। सार्थक किसने Yes. आंसर जो बोला था, जिसने बोला था डेफिनेट प्रोपोर्शन, उसको समझा कि मल्टीपल प्रोपोर्शन कैसे आया, समझा मल्टीपल प्रोपोर्शन कैसे आया। Yes, sir. अगर कुछ दिया नहीं है, मासेस अलग अलग दिख रहे हैं, ट्राई करो कि दोनों कंपाउंड में दोनों कंपाउंड में जो दो एलिमेंट्स है उनके मासेस क्या है निकालने का, मासेस को मोल्स में कन्वर्ट करो, जैसे हम लोग किसमें करते थे, इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए मासेस ऑफ एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट से डिवाइड करते थे, वैसे ही मोल्स निकालो, मोल्स के रेशियो में एक कंपाउंड में उन्हीं एलिमेंट्स के मोल्स का रेशियो, दूसरे कंपाउंड में उन्हीं एलिमेंट्स के मोल का रेशियो, ये दोनों मोल रेशियो कंपेयर करके देखो, आर दे मल्टीपल, एंड एक के सेम मोल्स के साथ दूसरे के अलग अलग मोल्स, एक के मोल सेम मतलब मास सेम, दूसरे एलिमेंट का एक एलिमेंट के सेम मोल्स के साथ यानी कि सेम मास के साथ दूसरे एलिमेंट के अलग अलग मासेस यानी कि अलग अलग मोल्स आर गेटिंग कंबाइंड और नॉट, ये फिगर आउट करो, अगर ऐसा हुआ सो दिस सेटिस्फाइज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझ में आ गया कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। शाम्भी समझा, दिशा समझा, वैभवी समझा, सानिका समझा, संस्कृति कुछ समझा, संस्कृति कुछ समझा, समर्थ समर्थ आर्य कुछ समझा कैसे सॉल्व किया प्रॉब्लम को, Yes, श्रेया sir. समझा, स्वस्तिक तनय समझा कुछ कैसे सॉल्व किया, Yes, sir. Yes, sir. ओके, डू टेक द स्क्रीनशॉट, डू टेक द स्क्रीनशॉट, चलो स्क्रीनशॉट कर लो, दूसरे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ना है। हो गया स्क्रीनशॉट सबका, स्क्रीनशॉट हो गया सबका, हाँ सर। ओके, तो रब कर देता हूं, और एक प्रॉब्लम हम लोगों को देखना है। देखो न्यूमेरिकल क्या दे रहा हूं, क्या न्यूमेरिकल टाइप का एमसीक्यू क्या दे रहा हूं, जरा ध्यान दो, सर बोलो सर एक टेस्ट से रिलेटेड डाउट था। बोल। सर मतलब अभी आप अगर टेस्ट में कुछ अलग कंपाउंड दोगे, मतलब कंपाउंड का नाम, तो आप उसका फॉर्मूला दे दोगे के साथ में? फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ होता है, अगर अलग कंपाउंड हो तो डे टू डे लाइफ का कंपाउंड हो तो उसका फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन अगर अलग कंपाउंड हो तो जनरली उसका फॉर्मूला होता है टेस्ट, डोंट वरी, ठीक है। अरे ठीक है कि नहीं, यस सर। ओके, नीट में ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं 1 2 3 4, नीट में ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, तो ऐसे लिखता हूं,
चलो ट्राई करो, 2 मिनट दे सकता हूँ आप लोगों को, 2 मिनट में दे सकता हूँ आप लोगों को। सर H2O का क्या है परसेंटेज? H2O का परसेंटेज नहीं है, H2O में हाइड्रोजन का परसेंटेज है भाई, H2O का परसेंटेज नहीं है रे, H2O में हाइड्रोजन का परसेंटेज है, SO2 में ऑक्सीजन का परसेंटेज है, H2S में सल्फर का परसेंटेज है। चलो ट्राई आउट करो, इजी है, एकदम इजी है, यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल, एकदम सिंपल टिपिकल न्यूमेरिकल है। मैं कर दूं, मैं कर दूं कि कर सकते हो? ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा है देखो, देखो H2S SO2 एंड H2 बोला है, कॉमन क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो ऐसा मान लेते हैं कि हाइड्रोजन के साथ क्या सल्फर एंड ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो रहे हैं, जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो H2 बनेगा, हाइड्रोजन सल्फर H2S बनाएंगे, तो सल्फर हाइड्रोजन के साथ H2S बनाता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ H2O बनाता है, और जब वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो SO2 बनाते हैं। सो ऐसा आप लोग मान सकते हो। तो विद द सेम एलिमेंट, two different elements are combining to form two different compounds, and when they do combine with one another they are forming their own compound। ऐसी सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन कहाँ पे होती है, ऐसी सिचुएशन कहाँ पे होती है? एनीवन कैन गेस इजीली, दिस सिचुएशन लाइज इन कि, ये तो सोचना एकदम इजी है, दिस सिचुएशन लाइज इन विच केस? सर रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ऐसी सिचुएशन तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में ही होती है। सो मोस्ट ऑफ द गाइस आर सेइंग रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, मोस्ट ऑफ द गाइस आर सेइंग रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लेकिन हम लोग फिगर आउट करके देखते हैं। ये तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन समझ में आ ही रहा है डायरेक्ट डेटा से, यू कैन टिक ऑप्शन 2, लेकिन फिगर आउट करके देखते हैं ना, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है ना, तो सॉल्व कर दूं क्या? सॉल्व कर दूं? वेदांत समझ में आ रहा है ना? वेदांत कुछ समझ में आ रहा है क्या? यस सर। वेदांत कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। ओके, तो परसेंटेज लिख लो, परसेंटेज लिख लो, डेटा जरा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, समझ में आ जाएगा ना? तो देखो ना H2S के लिए, फॉर H2S with 97.11% सल्फर क्या होगा? हाइड्रोजन कितना बचेगा, कितना कितना बचेगा? 3.89। ओके 97 लिख दिया है क्या मैंने? रुको, उसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 97 नहीं है प्रॉब्लम में, 94 है रे, 94 है कि 97 है? बुक में तो
रुको 1 मिनट, डेटा जरा चेक करता हूँ, 1 मिनट रुको, 2 जगह पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1 मिनट रुको, कैलकुलेट करके देखता हूँ फिर बोलता हूँ कि क्या है। 97 2.89 ही आएगा फिर तो। गाइस ये 94.11 ले लो, ये 94.11 ले लो, तो विद 94.11% सल्फर हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन कितना होगा, 100 में से ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 6.89 6 पॉइंट कैसे होगा रे भाई, 94.11 है, 94.11 है सर कितना होगा? 5.89 5.89 ग्राम सॉरी हाइड्रोजन। सर 5 पॉइंट हाँ तो ये H2S में सल्फर एंड हाइड्रोजन का रेशियो होगा, इसका मतलब क्या, 5.89 ग्राम हाइड्रोजन नीड्स 94.11 ग्राम क्या, बोलो सल्फर। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं, 1 ग्राम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसके साथ 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं ना, हाइड्रोजन के साथ सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन का मास ही 1 ग्राम को फिक्स करते हैं। इस H2S के फॉर्मेशन के वक्त जितना भी परसेंटेज सल्फर का दिया हो उसके साथ कितना हाइड्रोजन, एंड फिर 1 ग्राम के लिए 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना सल्फर, ये H2S के लिए निकालेंगे, 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन, ये वाटर के लिए निकालेंगे, और फिर सल्फर एंड ऑक्सीजन के वेट का रेशियो SO2 के केस में निकालेंगे। इस केस में सल्फर एंड ऑक्सीजन का मास का रेशियो विद 1 ग्राम हाइड्रोजन, सल्फर का एंड ऑक्सीजन के मास का रेशियो विद 1 ग्राम हाइड्रोजन, इन दोनों केसेस के लिए, एंड SO2 बनते वक्त सल्फर एंड ऑक्सीजन के मास का रेशियो, यहाँ पे जो सल्फर एंड ऑक्सीजन के मास का रेशियो आ रहा है वो यहाँ पे आना चाहिए, 94.11 into 1 ग्राम हाइड्रोजन अपॉन 5.89 ग्राम, ये ग्राम ग्राम कैंसल, कोई बताएगा कितना आता है 94.11 को डिवाइड करने के बाद? सर इसमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकलेंगे क्या? जरूरत नहीं है नंबर ऑफ मोल्स निकालने की, इसमें क्यों निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स से खेलते मत बैठो, नंबर ऑफ मोल्स भी निकालोगे तो उनका रेशियो मास के प्रोपोर्शन में आएगा, क्योंकि मास से ही नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं ना, सो नंबर ऑफ मोल्स एंड मास इक्विवेलेंट ही है, जितने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे उतना मास बढ़ेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्यों निकालेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी परसेंटेज दिया है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स कितने लोगों का निकालना पड़ेगा भाई, बहुत सारे लोगों का, वहां पे कार्बन एंड ऑक्सीजन का ही था, मल्टीपल प्रोपोर्शन के केस में सिर्फ कार्बन एंड ऑक्सीजन के मोल्स 2 केसेस में निकालने थे, यहाँ पे कितने केसेस, H2S के केस में हाइड्रोजन सल्फर के मोल्स, H2 के केस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मोल्स, सल्फर के केस SO2 के केस में सल्फर एंड ऑक्सीजन के मोल्स, तुझे 6 नंबर ऑफ मोल निकाल के कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो बेटर क्या है, यहाँ पे मासेस का ही कंपैरिजन करे डायरेक्टली, बेटर वे है मासेस का ही कंपैरिजन करो डायरेक्टली। देखो यहाँ पे मास आता है 15.977 ग्राम इसका ऑफ सल्फर, तो 15.977 ग्राम मतलब 16 ग्राम ही अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं, तो विद 1 ग्राम हाइड्रोजन इतना ग्राम सल्फर किसके लिए चाहिए, H2S के लिए, तो H2S के लिए H2S फॉर्मेशन के वक्त ये परसेंटेजेस दिए थे, परसेंटेजेस यानी कि 100 ग्राम आउट ऑफ 5.89 ग्राम हाइड्रोजन एंड 94.11 ग्राम सल्फर दिया था, ये 100 ग्राम सैंपल में हाइड्रोजन के लिए सल्फर का मास था, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन मान के कितना सल्फर लगेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए निकाला, ये तो परसेंटेज गिवन थे, 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना सल्फर लगेगा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मैंने निकाला, तो ये आ गया H2S के लिए फॉर 1 ग्राम हाइड्रोजन इतना सल्फर। ऐसा ही अब वाटर के लिए करेंगे, फॉर 1 ग्राम हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन लगेगा, ऑयल फॉर्मेशन ऑफ वाटर, 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा ये निकालेंगे, तो फॉर वाटर क्या दिया है, फॉर वाटर ऑक्सीजन का 50% ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, therefore 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया 100 - 50,
50 हो गया ना, बराबर ना, 50 हो गया। तो आपको क्या क्या रिलेशन मिला, 50 ग्राम हाइड्रोजन इज इक्वल टू 50 ग्राम ऑक्सीजन। ये किसका रेशियो है, वाटर के लिए मासेस का रेशियो है, किन के मासेस का, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखो, 50 के लिए 50, 1 के लिए कितना लगेगा, कोई बड़ी बात है क्या, फटाफट बोलो। सर 1 ग्राम, हाँ 1 ग्राम सर। यस, H2O में ही इसका परसेंटेज ये दिया है ना, जो परसेंटेज मैंने दी है वो करेक्ट है क्या, रुको जरा रुको, हाँ 50% ऑक्सीजन एंड 50% ओके कंटेन्स SO2, SO2 कंटेन्स 50% है रे गाइस, SO2 कंटेन्स 50% है, H2O नहीं है, SO2 है, ये परसेंटेज SO2 में है। तो यहाँ पे मास 50% यानी कि 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ये सल्फर का मास है, हाइड्रोजन का नहीं। ये SO2 में 50% किसका दिया, SO2 में दिया है, तो ऑक्सीजन के 50% के साथ जो 50% रिमेनिंग होगा वो सल्फर है। तो यहाँ पे सल्फर का 50 ग्राम एंड ऑक्सीजन का 50 ग्राम है। तो 1 ग्राम सल्फर के लिए कितना, 1 ग्राम सल्फर के लिए कितना निकालो, 1 ग्राम सल्फर के लिए 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आएगा, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आएगा, यस और नो। अब आ गया 1 ग्राम सल्फर के लिए 1 ग्राम ऑक्सीजन आएगा। अब 1 ग्राम सल्फर के लिए 1 ग्राम ऑक्सीजन आएगा। अब तीसरे के लिए निकालो, यहां तक स्क्रीनशॉट कर लो, यहां तक स्क्रीनशॉट कर लो, यहां तक स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट। कर लो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट कर लो। 1 ग्राम के लिए निकाल दिया मैंने, यहाँ पे भी 1 ग्राम के लिए निकाला, यहाँ पे भी 1 ग्राम के लिए निकाला, जो दिए अमाउंट्स है उनसे निकाला। यहाँ तक समझ में आया सबको कि कंफ्यूज हो रहा है, कुछ समझ में आया। अरे Yes, गिवन sir. परसेंटेजेस से मैंने 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना सल्फर एंड गिवन परसेंटेजेस ऑफ SO2 से मैंने 1 ग्राम सल्फर के लिए कितना ऑक्सीजन ऐसा निकाला। ये हमारा गिवन डेटा है, उससे 1 ग्राम के लिए निकाला। ये हमारा गिवन डेटा है, उससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 1 ग्राम के लिए निकाला। अभी गाइस गॉट दिस, सबको समझा ये समझा सबको, फटाक से कर स्क्रीनशॉट कर लो, कर लिया, कर लिया, इतना टाइम Yes, sir. स्क्रीनशॉट करने में हो गया, अरे हो गया, Yes, sir. अरे स्क्रीनशॉट हो गया, हाँ सर। कितना टाइम लगेगा हाँ बोलने में। अब कौन सा कंपाउंड बचा है, रिमेनिंग इज वाटर। तो वाटर में देखो ना, फॉर वाटर 11.11% of hydrogen, therefore 11.11 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन वहां पे है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, 100 माइनस 11.11 कितना आएगा, 89.18. 89.88। जरा भाई ध्यान से करो रे, ऐसा मत करो, 89.88 नहीं आता, 88.89 आता है। कितना आता है, ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो अब इससे क्या करोगे, 1 ग्राम के लिए कैलकुलेशन करो, therefore 11.11 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्स 88.89 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना रहे, करो 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 88.89 ग्राम ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 11.11 ग्राम हाइड्रोजन इनटू 1 ग्राम हाइड्रोजन, ये ग्राम हाइड्रोजन कैंसिल, कितना आता है, कितना आता है, कोई अंदाजा है। Sir 8. हाँ अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आ गया और 1 ग्राम हाइड्रोजन, ये रेशियो है 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन का। तो अब मुझे बताओ, दो कंपाउंड जो है H2S and H2O, उनमें हाइड्रोजन का कॉमन है, सल्फर का वेट कितना था,
सल्फर का वेट कितना था 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने वाला, सल्फर का वेट था 16 और H2 बनते वक्त 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ही कितना वेट है, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ही वेट कितना है 8। तो क्या लिखता हूं मैं, देखो therefore ratio of masses of sulfur and oxygen combining with ratio of mass of sulfur and oxygen combining with 1 gram hydrogen to form H2S and H2O is क्या masses है, mass of sulfur with 1 gram hydrogen किसमें H2S में and mass of oxygen with 1 gram of hydrogen to form H2O। कितना है, सल्फर का मास कितना आया था 16 ग्राम अप्रोक्सीमेटली आया था, ऑक्सीजन का कितना आया 8 ग्राम, H2S में सल्फर का, H2O में ऑक्सीजन का, 1 ग्राम हाइड्रोजन फिक्स है ना, 1 ग्राम हाइड्रोजन फिक्स है ना। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ सल्फर का कितना मास रिएक्ट होता है H2S फॉर्मेशन के केस में 16, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का कितना मास रिएक्ट होता है टू फॉर्म H2O 8। तो ये रेशियो कितना आ गया 2/1, यानी कि 2:1 रेशियो है सल्फर एंड ऑक्सीजन के मास का टू फॉर्म H2S एंड H2O। समझा सबको, ये समझ में आया? सर यस सर वो स्टेप से एक्सप्लेन करो ना, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइनिंग। हाँ, क्या उसमें क्या नहीं, वहां से नीचे का एक्सप्लेन करेंगे एक बार वापस। भाई, हम लोगों को क्या करना है, सेम एलिमेंट के साथ दो अलग अलग एलिमेंट के मास का रेशियो निकालना है। तो सेम एलिमेंट हाइड्रोजन है, उसका मास भी हम लोगों ने सेम करके रखा है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ H2S फॉर्म करते वक्त सल्फर का कितना मास है, एंड 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ही H2O फॉर्म करते वक्त ऑक्सीजन का कितना मास है, उन सल्फर एंड ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो, सल्फर एंड ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो इन H2S एंड H2O वही लेना है हम लोगों को, क्योंकि सल्फर इज आल्सो कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज आल्सो कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन। तो सल्फर एंड ऑक्सीजन दोनों सेम एलिमेंट हाइड्रोजन के सेम मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो उनके मासेस का रेशियो H2S एंड H2O में सल्फर एंड ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो, क्योंकि हाइड्रोजन तो सेम है, तो सल्फर एंड ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो वही लेके मैंने यहाँ पे वो 2:1 किया है 16/8। तो सल्फर एंड ऑक्सीजन के मासेस का ही रेशियो लिया है। यही करते हैं हम लोग इन ऑर्डर टू प्रूव व्हिच लॉ, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में एक ही सेम एलिमेंट के साथ दो अलग अलग एलिमेंट के मासेस, सेम एलिमेंट के साथ दो अलग अलग एलिमेंट के कितने मासेस रिएक्ट हो रहे हैं, उन मासेस का रेशियो इन 2 डिफरेंट कंपाउंड, वही लिया है यहाँ पे। कुछ समझा? सर हाँ, बाकी समझा। बाकियों को समझा? गौरव समझा? आर्य, दिशा, यस सर। सानिका, रेंज आ रही है तेरी, लेकिन कुछ समझा? सानिका, Yes, sir. शामवी कुछ समझा? वैभवी कुछ समझा? वेदांत, स्वस्तिक, स्वराज, बोध, श्रेयस, सानिका, समर्थ, गौरव, हर्ष, यस दिशा, सर। यस सर। आदित्य, यस सर। आदित्य समझा कि नहीं? हाइड्रोजन का मास Yes, 1 ग्राम किया था फॉर ईच टाइम, हर एक टाइम मैंने हाइड्रोजन के मास का 1 ग्राम के लिए, हाइड्रोजन के 1 ग्राम के लिए सल्फर एंड ऑक्सीजन के मासेस क्यों निकाले थे? क्योंकि हाइड्रोजन इस एलिमेंट के साथ सल्फर रिएक्ट होता है H2S फॉर्म करने के लिए, एंड H2O फॉर्म करते वक्त हाइड्रोजन के साथ ही ऑक्सीजन रिएक्ट होता है। तो हाइड्रोजन के साथ ही ये दोनों एलिमेंट रिएक्ट हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन का मास ही मैंने 1 ग्राम फिक्स किया, क्योंकि यही सेम एलिमेंट है जिसके साथ ये दो सल्फर एंड ऑक्सीजन, ये दो अलग एलिमेंट रिएक्ट हो रहे हैं। तो मुझे हाइड्रोजन का मास फिक्स करना ही था, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ही सल्फर एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा था। तो हाइड्रोजन का मास मुझे फिक्स करना ही था, क्योंकि हाइड्रोजन के सेम मास के साथ सल्फर एंड ऑक्सीजन के कितने मासेस रिएक्ट हो रहे हैं टू फॉर्म H2S एंड H2O, यही रेशियो मुझे निकालना है H2S एंड H2O में इसका सल्फर एंड ऑक्सीजन के मास का। समझ में आया? कुछ संस्कृति कुछ समझा? संस्कृति? Yes, sir. तो अब ये रेशियो है सल्फर एंड ऑक्सीजन के मास का रेशियो, किसमें? सल्फर एंड ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो किसमें? H2S एंड H2O फॉर्म करते वक्त 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कितना सल्फर एंड ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है, उन सल्फर एंड ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो ये है H2S एंड H2O में। लेकिन ये सल्फर एंड ऑक्सीजन खुद भी रिएक्ट होकर SO2 बना रहे हैं ना, तब उनके मास का रेशियो वो अब निकालना है। यहाँ तक समझ में आया हो? स्क्रीनशॉट करो, फटाक से करो स्क्रीनशॉट, चलो कर लो स्क्रीनशॉट। हो गया स्क्रीनशॉट? सबका हो गया?
स्क्रीनशॉट हुआ? जस्ट 1 मिनट का Yes, काम। sir. हो गया सबका स्क्रीनशॉट? यस अब सर। अब SO2 बनते वक्त सल्फर एंड ऑक्सीजन की मास का रेशियो निकालना है। SO2 बनते वक्त क्या है सल्फर एंड ऑक्सीजन के मास का रेशियो इन SO2 व्हाइल दे कंबाइन विद वन अनदर? अब तक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहे थे, अब एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो क्या रेशियो है इन SO2? रेशियो ऑफ masses of sulfur and oxygen is क्या है? सल्फर का कितना मास फिक्स किया ना हम लोगों ने? Sir, सल्फर 1:1 आएगा. 1 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, यानी कि क्या 1:1 आया था ना? तो ये रेशियो 1:1 क्या है? ये रेशियो 1:1 जो है, ये रेशियो मल्टीपल है कि नहीं? सो दिस रेशियो ऑफ masses of sulfur to oxygen, ये क्या है? It is multiple or not? Multiple of ratio of masses of sulfur and oxygen in H2 and in H2S and H2O. H2S and H2O बनाते वक्त सल्फर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो जो है, उस रेशियो के ये रेशियो क्या है? मल्टीपल। Therefore, this data is in accordance with कौन? Is in accordance with कौन सा लॉ? लॉ मल्टीपल, सॉरी लॉ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। हर टाइम रेशियो सेम ही नहीं आता गाइस। स्टेटमेंट में मैंने करेक्टली बताया है, रेशियो उन्हीं दो एलिमेंट्स का वेट का रेशियो दो अलग अलग कंपाउंड बनाते वक्त, सेम एलिमेंट के साथ दो अलग अलग कंपाउंड बनाते वक्त उन्हीं दो एलिमेंट्स का रेशियो एंड उन्हीं दो एलिमेंट्स का रेशियो जो जब वो अपने आप में कंबाइन होके उन दोनों का कंपाउंड बनाते हैं, जैसे सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म H2S एंड H2O, तब उनके मास का रेशियो, एंड जब वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके SO2 बनाएंगे तब उनके मास का रेशियो, ये रेशियो सेम आए या मल्टीपल आए तभी भी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ही वैलिड होगा। समझा? समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. यस सर। यस और नो? गाइस को समझा? Yes, sir. सबको समझा? ये रेशियो क्या आना चाहिए? रेशियो सेम आए या मल्टीपल आए तभी लॉ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का ही वैलिड होगा। तो डेटा से तो पता चल रहा था दो एलिमेंट अलग अलग एक ही एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं, वापस वो अपने आप में भी कंबाइन हो रहे हैं, जैसे कि सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन H2S एंड H2O बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर SO2 भी बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। ये तो पता चल ही गया था लेकिन प्रूव भी कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, कर लो स्क्रीनशॉट। चलो गाइस डू टेक द स्क्रीनशॉट, डू टेक द स्क्रीनशॉट। एक प्रॉब्लम आपको देके रखता हूं, ये मुझे कल बता दो, ये प्रॉब्लम आप मुझे कल बता दो। ठीक है, Done, sir. हो गया सबका? हो गया सबका? तो अब जरा एक प्रॉब्लम देता हूं, इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो जो कंपाउंड्स मैं देने वाला हूं उनका फॉर्मेशन का फॉर्मेशन का उनका फॉर्मेशन का रेशियो भी आपको ही करना पड़ेगा, उनका फॉर्मेशन का रिएक्शन भी आपको ही लिखना पड़ेगा, एंड उनके फॉर्मेशन के वक्त एक एलिमेंट का कितना मोल दूसरे एलिमेंट के कितने मोल के साथ, यानी कि कितना मास एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के कितने मास के साथ रिएक्ट होता है, वो देख के आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। प्रॉब्लम इजी है वैसे तो, अगर आप लोगों को बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड जो दिया है, वो कंपाउंड फॉर्म होते वक्त बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या है ये पता चले, ये आप लिख सको बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो प्रॉब्लम ले लो, CO2 C2O3
फॉर्मेशन, इनका फॉर्मेशन होना, ये कौन सा लॉ फॉलो करता है? फॉलोज। अब देखो ऑप्शन 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तीसरा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, फोर्थ ऑल। अब वापस हिंट दे देता हूं, ये जो है इनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इनके फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख सको तो पता चलेगा कार्बन के कितने मोल, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने साथ, यहाँ पे ये बनते हो तो ऑक्सीजन के कितने मोल के साथ, यहाँ पे कार्बन के कितने मोल, ऑक्सीजन के कितने मोल्स के साथ रिएक्ट होते हैं। ये आपको दिखेगा कैसे, कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा? रिएक्शन लिखने के बाद तो पता चलेगा ये बनते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन के कितने मासेस, ये बनते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन के कितने मासेस, ये बनते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन के कितने मासेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, और तब जाके इन तीनों में से किसी लॉ का अंदाजा लगा सकते हो। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ CO, CO2, C2O3 आना चाहिए, बेसिकली ये आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया क्या आना चाहिए? अगर ये समझ में आया हो, यही एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। we have done with what? हम लोगों का हो चुका है अब क्या, लॉज के बेसिस पे एमसीक्यू सॉल्व करना। तो कल से हम लोग अपना नया लेसन स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बेसिक है। रेडॉक्स आने के बाद दूसरी शीट, ये मोल कंसेप्ट की शीट में सॉल्व करके लूंगा। मोल कंसेप्ट एंड रेडॉक्स के प्रॉब्लम जो है वो मैं सॉल्व करके लूंगा। करेक्ट, दोज आर रियली फॉर जेई गाइस एंड नीट पीपल्स, जो नीट एंड जेई देने वाले हैं उनको ही वो वैलिड है। रेडॉक्स एंड मोल कंसेप्ट के प्रॉब्लम्स जो हम लोगों के एक शीट में दिए हैं तो हम लोगों का ये होने के बाद, क्या होने के बाद, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड पीरियोडिक टेबल होने के बाद हम लोग रेडॉक्स की तरफ जाएंगे। बहुत इजीएस्ट है, बहुत सारे लोग रेडॉक्स पहले ही पढ़ाते हैं, लेकिन मोल कंसेप्ट के बाद रेडॉक्स पढ़ाना एक तरीके से अच्छा भी है, लेकिन रेडॉक्स से पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, तब रेडॉक्स अच्छे से समझ में आता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिटेल में देखेंगे एंड फिर पीरियोडिक टेबल, फिर केमिकल बॉन्डिंग वगैरह ऐसे जाएंगे और फिर रेडॉक्स करवा के लेंगे एट दी एंड। एंड मतलब जब भी आपके एग्जाम्स होंगे उसके पहले 10 दिन हम लोग रेडॉक्स हाथ में लेंगे। रेडॉक्स खत्म हो गया, एमसीक्यू कंटिन्यू करते रहेंगे, रेडॉक्स आपको आ जाएगा। ठीक है, तो पेपर दे देना है। और एडमिशन जिन लोगों ने किया नहीं है, एडमिशन जिन लोगों ने किया नहीं है ना, उनको एज अर्ली एज पॉसिबल एडमिशन करना है गाइस। ठीक है, जिन्होंने किया नहीं है एज अर्ली एज पॉसिबल एडमिशन करना है, क्योंकि थर्ड लेसन स्टार्ट होने जा रहा है कल से। ठीक है, तो वो जल्दी से जल्दी कर ले। जो लेट आए थे उनका अगर 7 डेज हो चुका है, उन्होंने डेमोज कर लिए हैं, एंड इफ दे आर विलिंग टू ज्वाइन देन दे हैव टू आल्सो कंप्लीट द एडमिशन प्रोसीजर। ठीक है, चलो बाय गाइस, बेस्ट लक, अच्छी तरीके से एग्जाम दे दो। ठीक है, चलो गाइस, बाय एवरीवन, चलो थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय एवरीवन।